बिफोर वी गो अहेड विथ मोर न्यूमेरिकल्स, इस चैप्टर के आखिरी के 2 स्मॉल थ्योरी टॉपिक्स बाकी थे, वेरी वेरी स्मॉल. So we will first cover those topics. Next topic in the list is significant figures. तो ये significant figures क्या है पहले वो समझ लेंगे, and then we will note down few important points. Significant figures. तो सबसे पहले significant figures ये समझने से पहले you should know what is the meaning of least count. What is least count? What is least count? The minimum measurement that you can make using an instrument. For example, अगर मेरे पास एक वॉल क्लॉक है, आपको पता है वॉल क्लॉक में सेकेंड हैंड जब भी एक बार मूव हुआ तो दैट मीन्स 1 सेकेंड. तो मिनिमम टाइम दैट यू कैन मेजर इज 1 सेकेंड. उसको बोलोगे लीस्ट काउंट ऑफ दैट क्लॉक. फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है. सेंटीमीटर स्केल में 0 के इमीडिएटली बाद है एक लाइन, ये है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 mm. तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm, क्योंकि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इज 0.1 mm. फॉर एग्जांपल 0.1 के बाद 0.2 ही मेजर होगा, 0.2 के बाद 0.3 मेजर होगा, 0.3 के बाद 0.4 सेंटीमीटर. तो मतलब आप 0.1 के गैप में ही मेजर कर सकते हो. तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट यू कैन टेक विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर. इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट. अनदर एग्जांपल, जब हम थर्मोमीटर में टेम्परेचर मेजर करते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे थर्मोमीटर स्केल में सबसे नीचे होता है 0, सबसे नीचे का लाइन होता है 0, एंड देन यू हैव 100 एट द टॉप. इसको हम लोग बोलते हैं आइस पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 को बोलते हैं स्टीम पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट. और इसमें 100 लाइंस होते हैं, मतलब ईच लाइन इज 1 डिग्री सेल्सियस. तो आप with the help of this thermometer you can measure minimum of 1 degree Celsius, and that is called as least count of this instrument. Another example, हमारे पास जो एमीटर है, हमारे पास जो एमीटर है उस एमीटर में 0 के बाद 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर. तो मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक इज 1 एम्पियर. तो जो भी स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट, राइट. तो हम जब मेजरमेंट करेंगे तो हमारा जो एक्यूरेसी है मेजरमेंट का, एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज गवर्न्ड बाय लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. याद रखना, जितना लीस्ट काउंट होगा इसका इंस्ट्रूमेंट का, उतना ही क्या होगा एक्यूरेसी, उतना ही क्या होगा एरर. तो एरर, एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट 3 अलग अलग चीज है, लेकिन उसका मीनिंग मोर और लेस सेम है, राइट. करेक्ट. बिकॉज रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्टेंस मेजर किया यूजिंग अ स्केल और डिस्टेंस आया 11.2 सेंटीमीटर, राइट. करेक्ट. तो ये जो स्केल था इसका मिनिमम मेजरमेंट कितना था 0.1. तो जितना लीस्ट काउंट होता है उतना ही एरर आ सकता है, इससे कम तो एरर आ नहीं सकता. तो रिमेंबर दिस, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट is limited to least count of the instrument. Accuracy of measurement is limited by the least count of the instrument. अब ये लीस्ट काउंट मतलब क्या, अभी मैंने बताया, तो वो भी डिफाइन कर देंगे. लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. तो लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट, इज द मिनिमम या फिर स्मॉलेस्ट क्या मेजरमेंट, इज द मिनिमम मेजरमेंट और स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट वन कैन मेक, using an instrument. राइट, इसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट. गुड. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स पे अभी आना बाकी है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलते हैं इसको. तो अब सिग्निफिकेंट फिगर का रोल कहाँ पे, पहले वो समझ लो. विद एन एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है
और आपको सबको भी पता है सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना 0.1। तो मैंने पहला रीडिंग लिया, मुझे मिला 15.4 सेंटीमीटर। मैंने दूसरा रीडिंग लिया, मुझे मिला 15.4 सेंटीमीटर। मैंने तीसरा रीडिंग लिया, मुझे मिला 15.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीन अलग अलग रीडिंग्स है, तो क्वेश्चन वापस से वो आ गया कि व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू। हमारे पास ट्रू वैल्यू था नहीं, हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं था, तो हमने तीन रीडिंग्स लिए, तीनों अलग अलग मिले 15.4, 15.4 एंड 15.5। तो हमको पता है कि जब एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है तो क्या करते हैं, एवरेज। तो इसका एवरेज किया, मतलब 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5 और ये मीन वैल्यू डिवाइड बाय 3, ये मिल गया 15.43। करेक्ट, राइट। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। हमारे स्केल का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर। हमने तीन रीडिंग लिए, तीनों अलग अलग मिले, तो हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, एवरेज ले लेंगे, एवरेज को मान लेंगे ट्रू वैल्यू। लेकिन ये ट्रू वैल्यू हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारा जो स्केल है वो 0.1 सेंटीमीटर के नीचे कुछ मेजर ही नहीं करता है, राइट। तो इसका मतलब ये जो भी मीन आया है, ये मीन वैल्यू वी आर नॉट श्योर, हम सर्टन नहीं है। वी कैनॉट से विथ 100% कॉन्फिडेंस लेवल कि ये 15.43 आएगा, कैनॉट से, राइट। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्केल था वो 15.4 के बाद तो कुछ मेजर ही नहीं कर सकता, यहाँ तो 0.01 तक चले गए, राइट। तो इसका मतलब ये कि अब ये जो आंसर है दिस इज नॉट श्योर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो पहले जो दो नंबर है, दो डिजिट्स है, इसको हम बोलते हैं सर्टन डिजिट्स। व्हाई सर्टन? थिंक, सपोज मुझे ए और बी इन दोनों में डिस्टेंस मेजर करना था, मैंने एक स्केल लगा दिया, आई हैव अ स्केल, ये 0 है, राइट। मान लो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, ये तो पक्का है कि हमारा आंसर 15 पॉइंट समथिंग आएगा, फिक्स है ना, क्योंकि तीन रीडिंग थे, तीनों ने क्या दिया 15.4, 15.4 एंड 15.5। मतलब फॉर श्योर कि 1 और 5 तो आने ही वाला है। तो ये जो दो नंबर थे, पहले दो, these are called as certain digits। certain मतलब we are 100% confident कि ये आने वाला है, राइट। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता है कि जो तीन रीडिंग लिए मैंने, वो तीन रीडिंग आए 115.4, 115.4 एंड 115.5। इसका एवरेज करता हूँ, एग्जाम्पल आई एम नॉट कैलकुलेटिंग करेक्टली, बट मैं बता देता हूँ कि सपोज ये एवरेज है, सपोज ये एवरेज है। अब इस केस में जो पहले तीन नंबर है वो कौन है, सर्टन है, मतलब फिक्स है, पक्का है कि हमारा आंसर 115 ये तो आएगा ही, राइट। तो जो दो पहले डिजिट्स है, यहाँ पे पहले तीन डिजिट्स है, अबाउट दिस डिजिट्स वी आर सर्टन। जो आखिरी के दो डिजिट्स है, अबाउट दिस वी आर अनसर्टन। व्हाई अनसर्टन? क्योंकि मेरा आंसर 15.4 और 15.5 के बीच में आ सकता है, मतलब 0.4 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो हम श्योर है कि यहाँ पे नहीं, वी आर नॉट श्योर, मे बी 15.4, मे बी 15.5, क्योंकि हमारा रीडिंग ही बता रहा है ऐसा कि एक बार रीडिंग लिया तो 15.4 आया, दूसरी बार लिया तो 15.5 आया। तो हमारा आंसर तो 0.4 या 0.5 दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये जो आखिरी दो डिजिट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टन, मतलब हमको कॉन्फिडेंस नहीं है इस पे, वी कैन नॉट से विथ 100% श्योरिटी कि यही आंसर आएगा। अब सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या? हम जितने भी सर्टन डिजिट्स होते हैं सारे काउंट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स अबाउट विच वी आर सर्टन। इसमें सर्टन कितने हैं, दो, इसमें कितने हैं, तीन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस वन एक्स्ट्रा अनसर्टन। मतलब ये दो तो लूंगा ही, एक्स्ट्रा 4 भी काउंट करूंगा, यहाँ पे भी ये तीन तो लूंगा ही और एक्स्ट्रा 4 काउंट करेंगे। तो significant figures are defined as the number of digits about which we are certain plus one additional uncertain। uncertain में से एक ही लेंगे, क्यों? जो स्केल हमने यूज किया था उसका लीस्ट काउंट कितना था, तो जो जो आखिरी वाला है
पॉइंट के बाद का अनसर्टन का पहला डिजिट, वो हमको क्या बताता है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट। दैट इज व्हाई हम एक अनसर्टन डिजिट भी लेते हैं। नाउ द क्लियर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर digits about which we are certain plus one extra uncertain digit। uncertain से कितना लेना है, एक ही लेना है। इन सबको मिला के क्या बोलते हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स। गुड। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का अच्छे से आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। इट इज वेरी सिंपल थिंग। तो द आइडिया हियर वाज, हमारे पास 3-4 रीडिंग्स थे। फॉर एग्जांपल, तो यही एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल we have measured values. We have measured values 15.4 centimeter, 15.4 centimeter and 15.5 centimeter respectively. The mean of these, mean मतलब average, the mean of these values are is, क्योंकि एक ही वैल्यू है, 15.43 सेंटीमीटर। तो एवरेज कर लिया तो कितना आ गया, 15.43। अब आप सर्टन किसके बारे में थे, 15, 1 and 5। आउट ऑफ दिस, out of the 4 digits, out of the 4 digits 1 and 5 are certain digits। सर्टन मतलब 100% कॉन्फिडेंट, ये आएगा। एंड आखिर में कौन था, 4 and 3 आर अनसर्टन, राइट। अब डिफाइन करो सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द नंबर ऑफ डिजिट्स, आर द नंबर ऑफ डिजिट्स about which we are certain, about which we are certain, plus one additional digit, plus one additional uncertain digit। तो ये आ गया डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सर्टन में मैंने नंबर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि 2 ही सर्टन होंगे, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग्स। अगर आपके पास ऐसा आया, फॉर एग्जांपल अभी बताया मैंने, पता था ना 115.4, 115.4, 115.5, तो 115.43, तो 1, 1 और 5 ये है सर्टन, 3 सर्टन है, और 4 and 3 आर अनसर्टन। गुड, क्लियर यहाँ तक। तो हैव यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक इतना ही है कि रीडिंग जब ले रहे हो और ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं, मीन लेते हैं। मीन को क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, करेक्ट, राइट। पर गड़बड़ कहाँ हो गया, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट ले रहे थे, उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, एवरेज में आया 15.43, मतलब 0.01 तक गया। जब स्केल में 0.01 रीडिंग होता ही नहीं है, तो फिर आप हाउ कैन यू से कि आंसर इज 15.43, नहीं बोल सकते। इसका मतलब पहले 2 डिजिट्स फिक्स है, आखिरी के 2 डिजिट फिक्स नहीं है। तो 2 सर्टन और एक अनसर्टन लेना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो हमको बताएगा लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दीज आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, टोटल नंबर ऑफ सर्टन प्लस 1 एक्स्ट्रा अनसर्टन। अब इसके कुछ रूल्स है, मतलब बेसिकली ऐसा है, द आइडिया इज कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, इसको फाइंड करने के जरा रूल्स, ये डेफिनेशन का पार्ट हो गया, दैट्स इट। So this is all about definition. This is only about definition. अब अगर मैंने आपको कोई भी एक नंबर दे दिया, and if I ask you, for example, 0, 1, 2, 0, 5, and if I ask you how many significant digits are there, तो 4 significant digits find करने के 6-7 रूल्स है। तो वो 6-7 रूल्स हम पहले समझ लेंगे वन बाय वन। रूल नंबर 1, जितने भी नॉन जीरो है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं।
all the non-zeros are significant. So all the non-zeros are significant. मतलब यहाँ पे 1, 2 और 5 ये सिग्निफिकेंट है, तो नॉन जीरो का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम किसका है? सिग्निफिकेंट में प्रॉब्लम किसका है? जीरोस का। रिमेंबर, प्रॉब्लम किसका है? जीरोस का। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में जितने भी नॉन जीरो होंगे, ऑल द नॉन जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो जो भी रूल्स बनते हैं वो किसके लिए बनते हैं? जीरोस के लिए। तो नॉन जीरो का कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखना रूल्स भी किसके हैं फिर? ओनली फॉर जीरोस। अब जीरोस के लिए जो रूल है उसमें रूल नंबर 1, अगर जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आया तो इट इज सिग्निफिकेंट, और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस इज सिग्निफिकेंट, और जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस is significant, right? Then all the leading zeros, leading मतलब पहले आने वाले, जैसे कि ये जीरो है, हाँ, या फिर ऐसा लिखा 0.0000125, ये सारे कौन है? लीडिंग। तो all the leading zeros are not significant. All the leading zeros are not significant. So all the leading zeros are insignificant या फिर not significant या फिर non significant। तो एक ही मतलब है, non significant, insignificant, not significant, एक ही बात है। Are never significant, okay, the same thing. Then अब अगर ट्रेलिंग जीरो है तो ट्रेलिंग जीरो के रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 19, 190 ऐसा लिखा, तो लास्ट जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक डेसिमल होता तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब आखिरी में आने वाले, all the trailing zeros to the right of decimal are significant। क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ होता है, फिर आप बोलोगे अरे ये तो यहाँ पे तो आपने पहले बोला कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये भी तो राइट में है, राइट में ना, लेकिन वो लीडिंग है, वो ट्रेलिंग नहीं है। ट्रेलिंग मतलब कौन? आखिरी में आने वाले, राइट? तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो रूल नंबर 4, all the trailing zeros to the right of decimal are significant। रूल नंबर 5, अगर whole नंबर है, व्हाट इज अ whole नंबर? 0, 1, 2, 3, 5, करेक्ट, इंफिनिटी तक। अगर मेरे पास एक whole नंबर है 170, तो ट्रेलिंग जीरो इन अ whole नंबर विदाउट डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन द मोमेंट आई पुट अ डॉट, जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया तो इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। द ट्रेलिंग जीरो इन अ whole number with decimal shown is significant, right? Correct? So trailing zero, remember this, trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant, right? For example, अगर मैं लिखता हूँ 1900, तो आखिरी के दो जीरो क्या है? नॉट सिग्निफिकेंट। बट इफ आई पुट अ पॉइंट,
तो विदाउट पॉइंट इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 1 एंड 9, विथ पॉइंट इसमें कितने हैं 4। तो ये इसके बाद का रूल, लास्ट रूल 6 नंबर रूल, क्या लिखोगे? ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये आ जाएगा आपका रूल नंबर 6। फाइन, गुड। ट्रेलिंग जीरोस in a whole number without decimal shown are not significant. Correct? ये 6 रूल। सातवां रूल होता है जब आप एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो। व्हाट डू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन? फिजिक्स में बहुत छोटे नंबर और बहुत बड़े नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram, right? Then what is charge on electron? 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. What is mass of proton? 1.6 into 10 raised to minus 27. What is universal gravitational constant? 6.67 into 10 raised to माइनस में माइनस होता है, पक्का माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। तो अभी ये चेक करो माइनस है कि प्लस है। इट इज योर होमवर्क टू चेक इफ इट इज माइनस और इफ इट इज प्लस। व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। किलोमीटर ऐसा यूनिट है क्या? तो कौन है? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। मतलब मैं यहाँ पे किलोमीटर को लिखूंगा 10⁻³ मीटर्स, 10⁻³। फिर इसको हम लिखेंगे 64 इंटू 10⁵, ये 2 जीरो इसको दे दी। फिर हम इसको लिखेंगे 0.64 इंटू 10⁻²। करेक्ट? ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं वो अगला टॉपिक तो बाद में समझाऊंगा। सिर्फ अभी फॉर द टाइम बिंग इस पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इतने छोटे नंबर, इतने बड़े नंबर। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 6 into 10⁻24 किलोग्राम। So in physics you will keep coming across very large and very small numbers. तो जब बड़े या बहुत छोटे नंबर आते हैं तो हम इसको 10 के पावर में लिखते हैं, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो जब एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो तब सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना होता है। तो उस केस में 10 का पावर कभी भी हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट के लिए। हम सिर्फ देखते हैं कि जो अगला नंबर है ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट, और ये जो अगला नंबर है उसमें सिग्निफिकेंट फाइंड करने के लिए वापस से वही 6 रूल है। ऑल द नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट, अ जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस इज significant, all the leading zeros are not significant, all the trailing zeros to the right of decimal are significant, trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant, trailing zeros in a whole number without decimal shown are not significant. So for a number in scientific notation, साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या लिखा? सम नंबर इनटू 10 to समथिंग, मतलब a, क्योंकि ये जो सम नंबर है इसको क्या बोल रहा हूं मैं? a इनटू 10 जो दूसरा नंबर है क्या बोल रहा हूं उसको? n। तो फॉर अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन a इनटू 10 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। मतलब यहाँ तो हमको काउंट ही नहीं करना है। Actually, I should say 10⁻n should not be considered, ऐसा बोलना चाहिए ideally. Then ये जो a है तो only significant digits come from a, और ये पिछले 6 रूल से आता है। तो significant digits come from which number? From a, right? Using which rules? Using rules 1 to 6। तो जो पहले 6 रूल थे वो अप्लाई करके आप फाइंड करोगे। अब इसी को नोट्स में थोड़ा यहाँ वहाँ करके लिखा होगा,
फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई हैव सेड इज, ऐसा बोला है फॉर अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन a into 10 raised to n all digits comprising a। मैंने बोला ऑल डिजिट्स कंप्राइजिंग ए, मतलब ए जिस जिस से बना है वो सारे के सारे डिजिट्स। वापस से वही 6 रूल लगाओ एंड देन यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर। तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 रेज टू समथिंग वो सब क्या होता है, इग्नोर। तो फिर उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ से आते हैं, ए से। ए में जितने भी होंगे, राइट, फिर वापस से वही 6 रूल लगाना और फाइंड करना। यहाँ तक क्लियर? तो विल यू बी एबल टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो टेल मी 0 0 2 0 3 0 4 0, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 3 नॉन जीरो और 2 जीरो विच आर बिटवीन 2 नॉन जीरो, लीडिंग और ट्रेलिंग नॉट सिग्निफिकेंट। अब बताओ, अब 6 नॉट 7, क्योंकि लीडिंग तो अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर यहाँ तक? गुड। अब एक लास्ट डेफिनेशन इज पेंडिंग, वो डेफिनेशन ही है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन, ये कहाँ से आया? तो ये आया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट से, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसका यूज कहाँ होता है? वेल बेसिकली ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए, सीईटी जेईई नहीं। सी व्हाट हैपेंस इज, अभी अभी मैंने आपको बहुत सारे नंबर लिख के बताए थे, बहुत सारे नंबर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, फिर ऐसे और भी कांस्टेंट आएंगे, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, रेडियस ऑफ सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे, लगभग 25 30 40 कांस्टेंट आते हैं फिजिक्स में, व्हाटएवर इट इज। होता क्या है, हमको अगर एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, क्योंकि नॉट पॉसिबल ना, अभी जैसे भूल गए, फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड यू व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद नहीं आ रहा, 9.1 था या 1.6 था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 होता है इंटू 10⁻⁻31, और प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, लेकिन भूल गए। इतना याद था कि प्रोटॉन के केस में 10⁻⁻27 है, तो 10 का पावर क्या है, -27। तो जो पावर है उसको क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो व्हेनेवर यू राइट डाउन any number in scientific notation, then the power of 10 is called as order of magnitude. But remember, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम और आ गया, जैसे मैंने आपको पूछा what is radius of earth, you said 6400 किलोमीटर। तो रूल नंबर 1, पहला रूल ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, कि कभी भी नंबर को पहले एसआई यूनिट में लिखो। ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं। तो रूल नंबर 1, राइट डाउन नंबर इन एसआई यूनिट, मतलब 10⁻³ देन ये जो नंबर है 10 का पावर कितना, 3, तो 3 क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं इसको तो 1 0 इसको दे देता तो क्या बन जाता, मैं 2 0 दे देता तो क्या बन जाता, मैं फिर अगर 6.4 लिखता तो क्या आता, मैं 0.64 लिखता तो क्या आता है, मैं 0.064 लिखता हूँ तो क्या आएगा। तो फिर एक ही नंबर को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, द सेम नंबर, ये सारे के सारे नंबर सेम है। इनफैक्ट मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, कैसा, यहाँ पे ये क्या है, इसको लिख दूंगा मैं 64,000 इंटू 10⁻², इसको लिख दूंगा 6,40,000, ऐसा भी लिख सकता हूँ, राइट? गुड, ओके। अब एक ही नंबर को लिखने के इतने सारे तरीके हैं, तो 10 का पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, जितना चाहिए उतना लिखो। फिर किसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन क्या था, 10 का जो पावर है
10 का पावर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब यहाँ के 10 के पावर, एक ही नंबर को हमने 7 अलग अलग तरीके से लिख दिया, 10 पावर 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फिर कौन सा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, विच वन, एनी। एनी बोलोगे तो मतलब ही नहीं है, फिर करना क्यों है अगर एनी है तो इसके लिए रूल बनाना पड़ता है। इसका रूल ऐसा है कि आप एक नंबर को सबसे पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, मतलब किलोमीटर से मीटर में लाओ, राइट, करेक्ट। फिर लिखो a इंटू 10⁻n के फॉर्म में, सच दैट ये जो a है इसकी वैल्यू 0.5 से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए और 5 से नीचे होना चाहिए। तो कोई भी नंबर होगा उसको कैसे लिखेंगे, a इंटू 10⁻n, सच दैट ये जो a है ये 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। अब चेक करो, 6.4 ग्रेटर देन 5 चलेगा क्या, 0.64, यस। तो अब बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, 7। तो ये रूल है, तो ये रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसका फायदा क्या, मैंने अगर आपको पूछा व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं याद आ रहा 0.64, लेकिन क्या याद है, 7। तो आप बोलोगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ 7, मतलब 10⁻7। क्या मीटर की किलोमीटर, मीटर, राइट। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, 10 power minus 27, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, -27, करेक्ट। तो ये छोटे छोटे चीजें याद रखना। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6, 0.5 और 5 के बीच में है, यस, इंटू 10⁻⁻19, तो फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, -19। तो व्हेनेवर वी राइट डाउन, we write a number in scientific notation as a into 10⁻n, such that the value of a is greater than or equal to 0.5 and less than 5, then power of 10 मतलब कौन, n है ना, is known as order of magnitude, यहाँ तक क्लियर, गुड। तो if I tell you, for example, मेरे पास एक नंबर है 290 into 10⁻3, what is order of magnitude in this case, ये जो नंबर है ये 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए, है क्या वो, नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसको 2.90 लिखेंगे और इसका क्योंकि पॉइंट लगा दिया मतलब 10 के पावर -2 एडजस्ट किए, जिनको अभी भी बेसिक नहीं पता डजंट मैटर, समझ लो एक बार का। 290 मैं काम करता हूँ 10 पावर -2 और 10 पावर +2 एडजस्ट कर लेता हूँ। 10 पावर -2 और +2 क्या किया, एडजस्ट, और 10 पावर 3 पहले से वहां पे था ही, था ना, नहीं। तो ये 10 पावर -2 मतलब यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, इनटू कितना हो गया, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 5, राइट, 5। फॉर एग्जांपल, another example, any example I will take, 64000 into 10⁻8, बताओ 13, 1 2 3 4 इधर लगाया अगर तो 6.4 है, 5 से बड़ा है, चलेगा क्या, नहीं। तो 1 2 3 4 5 यहाँ लगाया तो यस, तो यहाँ पे कितने से बड़ा हो गई, +5, तो व्हाट इज 8 + 5, 13, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 13। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ in terms of order of magnitude, what is mass of earth, 6 into 10⁻24 kilogram, मतलब 0.6 into 10⁻25 के 23 23 के 25,
25. So order of magnitude is 25. Okay. So this is the end of theory part of this chapter. So we'll now continue with the remaining numericals. पहले हम ये पूरा क्वेश्चन खत्म करेंगे, उसी के बाद आप आपके बैग में से नोट्स या फिर कोई भी बुक निकालोगे। जब तक मैं रुकता नहीं हूँ तब तक नन ऑफ यू विल टेक आउट योर बुक। पहले ये क्वेश्चन हम लोग खत्म करेंगे। एग्जाम्पल प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज ओहम्स लॉ? V equal to IR, voltage equal to current into resistance. In Ohm's experiment, the values of unknown resistances were found to be मतलब measured value है ये 6.12, 6.09, 6.22, 6.15 कितने वैल्यूज है? कितने हैं? 4। तो मैंने कल बताया था नंबर पढ़ते पढ़ते ऐड होना चाहिए। 6 4 24 क्योंकि 6 6 6 और 6 4 बार। 0.12 और 9, 0.21 और 0.22, 0.43 और 0.15 58, तो 24.58 ये आ गया R1 plus R2 plus R3 plus R4। कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। जब एब्सोल्यूट एरर बोला है मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर पूछा है। क्या पूछा है? क्योंकि एब्सोल्यूट एरर बोला होगा तो 4 वैल्यू मिलेंगे, 4 मिलेंगे ना, 4 मिलेंगे कि नहीं? यहाँ पे आंसर में कितना लिखा है? 1 वैल्यू, करेक्ट। मतलब क्या पूछा है आपसे? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो गिवन डेटा में हमारे पास गिवन क्वांटिटीज में 4 वैल्यूज है रेजिस्टेंसेस के। R1 इक्वल टू 6.12 ओहम, R2 इक्वल टू 6.09 ओहम, R3 इक्वल टू 6.22 ohm and R4 equal to 6.15 ohm। आपको फाइंड करने के लिए बोला है मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा RM। दूसरा आपको बोला है रिलेटिव एरर मतलब डेल्टा RM अपॉन RM। तीसरा बोला है परसेंटेज एरर डेल्टा RM अपॉन RM इंटू 100, राइट। अब फॉर्मूला मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि यू आर नाउ एक्सपर्ट। आप सबको पता है कि फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा व्हाट इज RM। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन 4। वेरी गुड। लुक्स लाइक ऑल ऑफ यू विल स्कोर 20 आउट ऑफ 20 इन टेस्ट। वेरी गुड। अभी मैंने बताया 24.58 डिवाइडेड बाय 4 6.145। ओके 6.145। जस्ट फॉर अ क्रॉस चेक जो मैंने कल बताया था, ये जो मीन वैल्यू है ये चारों वैल्यू के मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आता है। मिनिमम 6.09, मैक्सिमम 6.22, हमारा है 6.145, मतलब मीन वैल्यू है करेक्ट। आपको मिल गया यहाँ पे ये मीन वैल्यू। फिर आपको फाइंड करना है डेल्टा RM। लेकिन डेल्टा RM फाइंड करने के लिए पहले हर एक रीडिंग में क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरर। तो यू हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, मतलब डेल्टा RM माइनस R। हाँ R1 R2 R3 R4 आई नो, क्योंकि 4 रीडिंग है तो मैं पहले इसको कर लूंगा कॉपी। अनफॉर्चुनेटली आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा, फॉर्चुनेटली मेरे पास है। 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 इक्वल टू। वेरी गुड। तो अब RM की वैल्यू कितनी आई? 6.145। R1 कितना था? तो 6.145 में से 6.12 गया तो कितना आता है? 0.025 के 0.025 0.025 ओहम।
देन 6.145 में से 6.09 गया तो कितना 6.145 माइनस 6.090 उधार क्या करेंगे इसको 14 क्या करेंगे 5 करेंगे 14 कितना है अरे क्विक बराबर यस 0.55 बराबर ओके तो अगर गलत हुआ तो आपका गलत हुआ नॉट माइन 6.145 माइनस 6.22 लुक थोड़ा सा कैलकुलेशन का मेथड चेंज करो 6.22 और 6.15 कितना डिफरेंस है 6.22 और 6.15 में कितना डिफरेंस है 0.07 या 0.07 सोच के बताओ 0.07 और 6.15 और 6.145 में कितना डिफरेंस है समटाइम्स आई फील मुझे ऐसा लगता है आपको फिलहाल इसके साथ ही चलना पड़ेगा करो माइनस करते रहो 1 ये क्या है 12 का 11 ये 10 5 11 में से 4 गए 7 ये कितना है 0 कितना है तो कितना आ गया आर एन माइनस हाउ मच 0.005 okay so this is what you need to know 0.005 ये हो गया क्या एब्सोल्यूट एरर किसमें 1 में 2 में 3 और 4 में हमको क्या फाइंड करना है मतलब डेल्टा R1 प्लस अपॉन अब वापस से 0.025 0.055 ये हो गया 80 0.080 0.080 और पहले इसको ऐड कर लो ये भी 0.080 है ये भी 0.080 है वो भी 0.080 है 0.16 by 4 मतलब 0.4 नहीं 0.4 कितना 0. कितना 0.04 करेक्ट आंसर यस एक छोटी सी गलती की एक छोटी सी अगर गलती कर दी ना तो गए काम से तो ध्यान पूरा चाहिए यहाँ पे तो ये क्या मिल गया हमको मीन एब्सोल्यूट एरर हमको और क्या पूछा है और रिलेटिव एरर एंड अब रिलेटिव एरर के लिए तो सिर्फ हमको डेल्टा RM अपॉन RM करना है 0.04 अपॉन करेक्ट अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको वापस से रेसिप्रोकल टेबल यूज करना पड़ेगा लॉग बुक में रेसिप्रोकल टेबल है जिसमें 6.1 ढूंढो 6.1 और 6.1 मिलने के बाद 4 नंबर का कॉलम देखो यहाँ पे एक नंबर होगा फिर मीन डिफरेंस में 5 देखो यहाँ पे और एक नंबर होगा और मीन डिफरेंस नीचे लिखा होगा सबट्रैक्ट
वो सब्ट्रैक्ट करके जो भी नंबर मिलेगा उसके आगे पॉइंट लगाओगे, तो आपको 1/6.145 मिल गया। उस 1/6.145 जो भी मिला उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.04। मतलब ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है, मैंने आपको 2 बार ऑलरेडी बताया है, तो अभी तक आपने खुद में प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो द आइडिया हियर इज 1 डिवाइडेड बाय 6.145, ये आपको मिलेगा 0.16। ठीक है, 0.16 सफिशिएंट। 27 तक जाओ तो भी सफिशिएंट है। 0.1627 ये रेसिप्रोकल है जिसका 6.145 था। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.04 से। कितना आ गया? 0.00065। क्या? ओहम अपॉन ओहम, नथिंग। ये भी ओहम में, ये भी ओहम में, नथिंग, absolutely nothing. Look at the answer, 0.0065। तो ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज नथिंग, डायमेंशनलेस। एरर परसेंटेज एरर कब से आने लग गया इसमें? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि वो सेम क्वांटिटी का रेशो है। तो आएगा क्या? नहीं। फिर परसेंटेज एरर आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बुक में क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे ओहम नहीं आएगा। यू शुड रिमेंबर दिस। अब इसके बाद क्या फाइंड करना था आपको? परसेंटेज एरर में तो सिर्फ मल्टीप्लाई बाय क्या करते हो? तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.0065 इंटू 100, तो सिर्फ 2 डेसिमल हो जाएंगे शिफ्ट। 0.65% हो गया, क्वेश्चन खत्म।